समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विमलेंदु पांडे का नमस्कार। इस कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम एक नया विषय लेकर आते हैं और उस पर आपके सुझाव, विचार और जिज्ञासाओं की चर्चा करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है डिजिटल हेल्थ यानी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा। श्रोताओं, आमतौर पर बीमारियों और महामारियों के इलाज को लेकर जनसाधारण में पर्याप्त जानकारी नहीं होती और आप जानते ही हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर से ही सारे धर्म निभाए जाते हैं। यही कारण है कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे कोई काम पूरे नहीं हो सकते। सरकार लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है। उसी का हिस्सा है डिजिटल हेल्थ। आज हम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी डिजिटल सेवा के बारे में बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान हैं भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर बसंत गर्ग। डॉक्टर गर्ग, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आपका मंच है। इसके माध्यम से आप तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सही जानकारी प्राप्त करते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पर हमें आपके प्रश्नों का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 233-14444 और 23717106 पर फोन करके आप डॉक्टर बसंत गर्ग से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर गर्ग, जब भी मरीज अस्पताल जाता है तो भीड़ देखकर उसका मर्ज दोगुना हो जाता है और अगर उसको ठीक इलाज मिल जाता है तो डॉक्टर देखकर उसका मर्ज आधा हो जाता है। ऐसी स्थिति में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा किस तरह लोगों का जीवन आसान कर सकती है? डिजिटल स्वास्थ्य को हमें समझने की जरूरत है। जी। आज जब एक मरीज किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसके जानकारी के बिना भी बहुत सारी चीजें बैकएंड पे डिजिटल हो चुकी हैं। ठीक। और ऐसा सत्य है, जो सरकार के बड़े अस्पताल हैं और प्राइवेट सेक्टर के बड़े अस्पताल हैं उनमें तो बहुत सारा काम डिजिटल ही हो रहा है और उस मरीज का सारा रिकॉर्ड हो सकता है ऑलरेडी डिजिटल रूप में ही उस अस्पताल में उपलब्ध है। जी। बहुत से ऐसे छोटे क्लिनिक भी हैं जो इस समय डिजिटल हो चुके हैं। इसके मैं आपको जो फायदा है डिजिटल होने का वो एक मरीज के रूप जो उसकी परिपक्ष से कैसा दिखना है, जी, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर एक मरीज आज एक डॉक्टर को दिखाने जा रहा है जहां पे डिजिटल लिंकिंग नहीं है रिकॉर्ड्स की, तो वो मरीज अपना पूरा पिछला रिकॉर्ड उस डॉक्टर के पास फिजिकल फॉर्म में, जैसे हम देखते हैं, पूरा फाइल बना के एक एक रिपोर्ट साथ में लेके जाता है। और अगर उसको अगली बार किसी और अस्पताल में किसी और डॉक्टर को दिखाना है तो फिर से वो पुराना रिकॉर्ड सारा लेके जाएगा। ठीक है। यदि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई रिपोर्ट नहीं होगी, समझ लीजिए, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि नए वाला जो डॉक्टर होगा जी, वो उसको बोलेगा कि ये रिकॉर्ड, ये टेस्ट दोबारा करवा के आओ। ठीक है। इससे मरीज का समय भी खराब हो रहा है, उसका पैसा भी खराब हो रहा है। जी। और कहीं ना कहीं जो नया डॉक्टर है, क्योंकि उसको पुराना रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो उसके डायग्नोसिस पे या उसकी क्वालिटी ऑफ केयर पे भी असर पड़ रहा है। जी। अब इसी के जो हम अगर विपक्ष में देखें, जो दूसरी स्थिति है, यदि एक मरीज है जिसके पास उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उसके डिवाइस पे, उसके समझ लीजिए मोबाइल पे उपलब्ध है और अगर वो एक सेवा लेने के लिए किसी नए डॉक्टर के पास जा रहा है तो पहले तो मरीज को घर से कोई भी रिकॉर्ड, कागज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। ठीक। वो अपनी मर्जी से अपना सारा रिकॉर्ड डिजिटली डॉक्टर के लैपटॉप पे या डॉक्टर के कंप्यूटर पे शेयर कर सकता है, अपनी मर्जी से।
फिर उसके बाद डॉक्टर के लिए कितना आसान हो जाता है कि पुराना रिकॉर्ड मरीज का देखकर, जी, खास करके जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, जी, ब्लड प्रेशर है, तो उसमें जो डॉक्टर ने पिछली सलाह दी, पिछली रिपोर्ट है, वो हिस्टोरिकल पूरा रिकॉर्ड उसके पास आने से डॉक्टर का भी जो इलाज करने का तरीका और जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसमें इंप्रूवमेंट आता है। तो यदि हम डिजिटल हेल्थ को इस रूप में समझें, जी, तो हम ये देख सकते हैं कि डिजिटल हेल्थ से स्वास्थ्य सेवाएं लेना और स्वास्थ्य सेवाएं देना, जी, दोनों में आसानी होती है। डॉक्टर गर्ग, ये तो बात रही, आपने बताई कि जैसे कोई भी व्यक्ति शहर में है उसको क्लिनिक या अस्पताल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कोई दूर दराज का व्यक्ति है जहां पर वो सीधे जल्दी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे लोगों को ये डिजिटल सेवाएं कैसे उपलब्ध हो पाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार की तरफ से दूर दराज के भी इस समय जो अस्पताल और क्लिनिक या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सब सेंटर हैं, सभी को डिजिटल हेल्थ की तरफ ले जाया जा रहा है। और हम प्राइवेट अस्पताल और छोटे जो क्लिनिक हैं उनको भी इस दिशा में लेके जा रहे हैं। आने वाले समय में 100% डिजिटल ही होगा। हाँ, ये जरूर है, आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति अपने नजदीकी डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल में दिखाने जाता है और वहां पे डिजिटल नहीं है, तो जो फिजिकल कॉपी रिकॉर्ड की उसको दी जा रही है, वो व्यक्ति उसका भी पीडीएफ बना के उसको इलेक्ट्रॉनिकली अपने मोबाइल में सेव कर ही रहा है। जी, रखते ही हैं लोग, बहुत सा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में लाके रख रहे हैं। ठीक है। और हमारा ये ऑलरेडी ये सारा सिस्टम जो ऐसा बनाया गया है एबीडीएम का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड को आदमी, कोई भी पेशेंट, मरीज अपने आभा आईडी, जो यूनिक हेल्थ आईडी है, उससे लिंक करके अपने मोबाइल में रख सकता है। यानी आभा आईडी का मतलब है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जी, ये कैसे खोलते हैं? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी बनेगा। इसका मतलब ये है कि भारत की अगर आबादी 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ आभा आईडी हमारा टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बने हों। और ये बनाने का तरीका जो है ये हमारा ऑनलाइन है। आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की जो वेबसाइट है वहां विजिट कर सकते हैं। और वहां जाकर एक बहुत ही सरल प्रोसेस है जिसको हमने देखा है कि लगभग 2 से 3 मिनट टोटल लगते हैं। वो आपको गाइड करता है, आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। हमें किस वेबसाइट पे जाना पड़ता है? उससे पहले कि हम अपने एक श्रोता का सवाल लें, इस पर थोड़ा आगे विचार करेंगे। मनोज हैं उत्तर प्रदेश से। मनोज जी, आप अपना सवाल बताएं। जी नमस्कार सर। जी, मैं विशेषज्ञ जी बैठे हुए उनको भी नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी। सर, मेरा क्वेश्चन था कि आज जिस तरह से सरकार जन पब्लिक को जागरूक करने के लिए जिस तरह से हमें हर चीज के रजिस्ट्रेशन के लिए जगह जगह केंद्र खोले हुए हैं, जैसे डिजिटल केंद्र हो गया, जी, ऐसे हो गया, तो क्या हम इस सुविधा के लिए क्या सरकार ने गांव में या फिर कहीं जगह जगह इस तरह से कहीं उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए हैं जहां पे जाकर के हम इसको आसानी से सुविधा का लाभ ले सकें? डॉक्टर गर्ग ये पूछना चाहते हैं शायद कि जैसे गांव में जन सेवा केंद्र हैं, वहां पर लोग जाते हैं, अपनी जो एप्लीकेशंस होती हैं अपलोड करते हैं और अपनी वो सुविधाएं देते हैं। तो जिनके पास मोबाइल नहीं है गांव में, कुछ लोगों के पास, या कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे केंद्रों पर ये बुजुर्ग जाके ये सेवाएं ले सकते हैं डिजिटल हेल्थ की? बिल्कुल, हमने आभा का जो डिजाइन ही इस तरह से बनाया है कि जिस आदमी के पास स्मार्टफोन है वो खुद भी बना सकता है, या इंटरनेट है वो कंप्यूटर के माध्यम से हमारी abha.abdm.gov.in वेबसाइट पर जाकर आभा आईडी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आप नजदीकी जो कॉमन सर्विस सेंटर है या जन सुविधा केंद्र अगर सरकार ने कोई खोले हैं, वो जो व्यक्ति जो खुद स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल कर सकता, चाहे उसके पास नहीं है या उम्र के कारण या किसी बीमारी के कारण, तो वो वहां जाकर भी ये क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इसमें जो गांव की आशा कार्यकर्ता है, क्या इसमें हेल्प करती हैं? बिल्कुल, हमने अभी जो ट्रेनिंग हमारा, क्योंकि उनके साथ इंटीग्रेशन हो गया है, जो आरसीएच प्रोग्राम के अधीन आशा बहन भी काम कर रही हैं, तो उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भी ये आभा आईडी क्रिएट कर पाएं। और उनके जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये सुविधा दे दी गई है। अच्छा, अभी हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे आभा अकाउंट खोलने की। एक बार बताएं कि हमें किस वेबसाइट पर कैसे जाकर, और उसकी प्रक्रिया क्या है?
तो आभा आईडी खोलने के लिए जब आपको विजिट करना है abha.abdm.gov.in जी। तो इसका इंग्लिश में अगर मैं बताऊं abha.abdm.gov.in, तो ये वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे एक बहुत ही सरल प्रोसेस है। आपको अपना नया आभा आईडी जो आपका है वो क्रिएट करने के लिए वहां पे वो आपसे आपका आधार मांगेगा। ठीक। नाम और आधार देने पे आधार से लिंक्ड जो आपका मोबाइल नंबर है वहां पर ओटीपी आएगा, आप खुद उसको वहां भरेंगे जी। फिर वो आपका आभा आईडी आधार से लिंक होकर बन जाएगा। यदि आपका पहले ही आभा आईडी बना है, किसी गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर ने यदि बनाया है किसी, या आपने कहीं पहले किसी तरह का बनाया है और आप उसको वो याद नहीं है, जी जी, तो वो आपको आपका पुराना आभा आईडी जो बन चुका है वही दिखा देगा। ठीक है। एक हमारे श्रोता है सरोज जी दिल्ली से। सरोज जी बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं? जी हेलो। जी जी नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सरोज जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मेरा ये सवाल है जी, बात ये है कि एक अनाड़ी में मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी, और एक समझिए कि जहाँ तक डिजिटल जो आप कह रहे हैं उसके बारे में मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। उसको आप कैसे बताएंगे ये डिजिटल किसको कहते हैं और इसको मोबाइल में कौन डालेगा, कैसे डालेगा? मुझको तो वो दूसरा मोबाइल ऑपरेट करना भी नहीं आता, थोड़ा प्लीज हेल्प करें कि इसको कैसे करेंगे। जी तो सरोज जी ऐसा है कि आपने जो पूछा है बिल्कुल सही पूछा है, और ऐसे बहुत से भारत के नागरिक हैं जो इसको इस्तेमाल करने के लिए महसूस कर रहे होंगे कि अभी वो इतने इसमें समक्ष नहीं है। तो इसके लिए भी हमने इसका प्रोविजन दिया है इसमें कि एक ही मोबाइल नंबर पर आप एक से अधिक 5 आभा आईडी तक बना सकते हैं। ठीक। इससे ये फायदा है कि अगर आप अपने परिवार के जनों का जितनों का भी मोबाइल नंबर जितनों का भी आभा बनाना चाहते हैं तो एक ही मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा। ठीक है। और वो समझ लीजिए जैसे सरोज जी हैं तो आपके परिवार में हो सकता है कोई आपका बेटा या पोता कोई ऐसा हो जो थोड़ा डिजिटल समझता हो, तो वो भी आपकी मदद करके आपका आभा अकाउंट बना सकता है और अपने ही मोबाइल पे वो अपने मोबाइल पे लिंक करके रख सकता है, ताकि जो डिजिटल सर्विसेज वो अपने लिए क्लेम कर रहा है मतलब ले रहा है वही डिजिटल सर्विसेज आपका हेल्थ रिकॉर्ड सारा वो वहां पे अपने पास भी रख सकता है। इससे आपकी सुविधा रहेगी। डॉक्टर गर्ग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है वो कि डिजिटल लिटरेसी की बात जी, ये इसमें हम धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन अभी पर्याप्त गति नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हमारे पास अभी बहुत ही, अगर हम ज्यादा दूर भी नहीं जाएं, बहुत नजदीक जो इतिहास है हमारा उसमें कोविड की महामारी का हमारे पास उदाहरण है। ठीक है। आप देखिए कोविड की जब ये वैक्सीन लगनी थी तो कोविन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। और कोविन के सॉफ्टवेयर में को इस्तेमाल करते हुए आज के दिन में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। 220 करोड़ से 220 करोड़ से अधिक। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर इतने भारतीयों को, और उसमें मैं मानता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरोज जी जैसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आता है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट उसमें भी ऐसा प्रोविजन दिया गया था कि परिवार का एक ही जन बाकी सभी जन के लिए वो सुविधा ले सकता है। मैं मानता हूं कि अभी बहुत सा भारत का क्षेत्र होगा जहां समझ लीजिए इंटरनेट नहीं पहुंचा। बिल्कुल। बहुत सा क्षेत्र हो सकता है जहां इंटरनेट है तो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम है, बट इसी को हमें ओवरकम करना है, इसी को हमें लीप फॉरवर्ड करना है। तो हमने सिस्टम इसी प्रकार से बनाया है, पर हम उसमें ये प्रोविजन ये जानते हुए ये सारा प्रोविजन रख रहे हैं ताकि एक से अधिक लोगों के लिए एक आदमी, परिवार का एक आदमी मदद कर कोऑपरेट कर सके। जी। सुनीता जी का फोन है बिहार से। सुनीता जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि डिजिटल हेल्थ मिशन में जैसे सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से बैंक में हर इंसान का एक खाता बना होता है जी, का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वैसे वो हेल्थ के लिए भी करेंगे कि मेरी कोई भी पुरानी बीमारी, इलाज सब मेंटेन रहेगा आगे के लिए। जी जी। तो इसमें हमारी प्राइवेसी का किस लेवल तक ध्यान रखा जाएगा कि वो आगे कहीं लीक ना हो, मेरे सहमति के बिना किसी को पता ना चले, इस चीज का क्या प्रबंध होगा? डॉक्टर गर्ग। बिल्कुल सुनीता जी, आपने जो सवाल पूछा है, बहुत से लोगों के मन में ये इस तरह के सवाल प्राइवेसी के और डेटा लीक के आते हैं, और खास करके जब हमारे आसपास
बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां लोगों के साथ इस तरह का कोई ना कोई फ्रॉड होता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ABDM जो हमारा ये डिजिटल मिशन है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी डेटा सरकार अपने पास सेव नहीं कर रही है। हम यहाँ पे किसी सेंट्रल सर्वर पे या कहीं भी दिल्ली में या कहीं पूरे भारत में इस डेटा को ला ही नहीं रहे हैं। आज भी आपका डेटा किसी न किसी अस्पताल में आपके पास जो भी रिकॉर्ड सेव हुआ है वो UHID के साथ लिंक है। आपके वहां समझ लीजिए आपने किसी एम्स में दिखाया तो वहां कोई CR नंबर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपके सुनीता जी आपके नाम के साथ सेव्ड होगा। और समझ लीजिए आपने किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखाया तो वहां भी आपके नाम के साथ वो सेव्ड है। हम केवल ये कर रहे हैं कि आधार के माध्यम से और उसके ऊपर आभा के माध्यम से हम इस रिकॉर्ड को एक नेशनल ID से लिंक कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड जो है केवल आप ही को उपलब्ध होगा आपके फोन में, और ये रिकॉर्ड केवल जिस अस्पताल में आज है वहीं रहेगा। सरकार इसको किसी सेंट्रल सर्वर पे ला ही नहीं रही है। जहां तक के सवाल है इसके लीक होने का, आज भी तो वो किसी अस्पताल से लीक हो सकता है, फिर भी हो सकेगा, पर उसके लिए भी हमने गाइडलाइंस दिए हैं सभी अस्पतालों को ताकि वो भी बिल्कुल ना हो। और जो आपने रिकॉर्ड शेयर करना है किसी डॉक्टर से या किसी भी व्यक्ति से, वो केवल आपकी जानकारी से और आपकी अनुमति से ही हो पाएगा। रिंकी जी हैं बलरामपुर से फोन लाइन पर। रिंकी जी, आप अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्कार। और आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हें मेरा नमस्ते। नमस्कार रिंकी जी। जी सर, जैसे बात डिजिटल आयुष्मान कार्ड की जा रही है, तो जो डिजिटल आयुष्मान कार्ड है और जो आम आयुष्मान कार्ड है उसमें अंतर क्या है सर? थैंक यू। एक्चुअली इसमें मैं आपके सभी श्रोताओं को और रिंकी जी खास करके आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो डिजिटल मिशन है ये एक अलग स्कीम है जिसमें भारत के सभी नागरिकों का आभा ID बनेगा और सभी को डिजिटल सुविधाओं सेवाओं का लाभ होगा। जबकि दूसरा हमारा आयुष्मान कार्ड जिसको आप बोल रहे हैं, वो हमारी स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। वो कार्ड एक अलग स्कीम का हिस्सा है। ये जरूर है कि अब हमने हमारा जो आभा ID नंबर है वो उस कार्ड पे भी लिखना शुरू कर दिया है ताकि एक ही कार्ड पे PMJ की भी सूचना रहे और ABDM की भी, डिजिटल मिशन की भी सूचना रहे। पर आप ये जरूर देखिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक आयुष्मान भारत PMJ स्कीम जो है, जो इंश्योरेंस वाली 5 लाख की बीमा योजना है, उसमें प्रत्येक नागरिक कवर्ड नहीं है। उसमें केवल गरीब तबके के जो नीचे के इनकम लेवल के 40% भारतीय हैं, केवल वही कवर्ड है। और ABDM में डिजिटल मिशन में हर भारतीय कवर्ड है। हमारे नए श्रोता हैं धर्मवीर जी दिल्ली से। धर्मवीर जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये ऑनलाइन जो सिस्टम बन जाएगा तो क्या हम घर बैठे अपना OPD में अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे? और दूसरा एक सवाल और है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपस में कोई ऐसा झगड़ा तो नहीं रहेगा कि जिससे हम जो उपभोक्ता रहेंगे उनमें वंचित रह जाए? जैसे 5 लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कुछ हेल्थ के बारे में, तो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती, तो ऐसे में 2 झगड़े हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? धर्मवीर जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है कि ये जो सेवाएं हैं आने वाले समय में सारी की सारी, जैसे OPD रजिस्ट्रेशन है, आपने किसी अस्पताल में जाना है तो आप घर पे ही ले सकते हैं, घर से ही OPD का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहां जाकर भी आपको घर से कोई रिकॉर्ड भी ले जाने, यदि आपके पास आभा ID होगा और आपका पुराना रिकॉर्ड उस पर लिंक हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई रिकॉर्ड वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं, बार बार प्रिंट आउट लेकर फाइल मेंटेन करने का जरूरत नहीं रहेगा। और जहां तक आपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहा है, देखिए डिजिटल तो सभी के लिए है और आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा जो नागरिक हैं वो डिजिटल हेल्थ का इस्तेमाल करेंगे, ABDM के मिशन में शामिल हो जाएंगे, मेरा ये मानना है कि सभी सरकारें इसी दिशा में काम करेंगी। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज का विषय है डिजिटल स्वास्थ्य सेवा। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर बसंत गर्ग। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का ये कोड है 2331444 और 23717106 पर फोन करके आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गर्ग से सवाल पूछ सकते हैं।
ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर गर्ग, आभा नंबर तो हमें आपने उसके बारे में जानकारी दी। आभा एड्रेस क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि हर स्कीम में, जैसे अगर आपके एक स्कीम में आप चाहते हैं कि एक तरह का ही डेटा रहे, जी, हेल्थ रिकॉर्ड रहे। सपोजिंग आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि मेरा समझ लीजिए एक बीमारी का जो जितना भी डेटा है, रिकॉर्ड है, वो एक आईडी में ही रहे, क्योंकि मैं उस आईडी को उस डॉक्टर से शेयर करना चाहता हूं। और मेरा कोई और हो सकता है हेल्थ रिकॉर्ड किसी और बीमारी का, मैं उस डॉक्टर से शेयर नहीं करना चाहता। अच्छा। तो हमने इसका भी प्रोविजन रखा है कि एक ही आभा आईडी से आप अलग अलग आभा एड्रेस बना सकते हैं। मैं इसका उदाहरण आपको मिलता जुलता दूंगा ईमेल आईडी से। जैसे आज मैं अपना चाहूं तो 4 जगह ईमेल आईडी रख सकता हूं, ठीक है, और अलग अलग ईमेल आईडी अलग अलग लोगों से ट्रांजैक्शन के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए यूज करता हूं। जी जी। वैसे ही आभा आईडी और आभा एड्रेस में फर्क रहेगा। आभा एड्रेस हमने ये अलाउ किया है कि आप एक ही आभा आईडी, क्योंकि वो तो आभा आईडी तो नेशनल यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, ठीक है, उसके साथ आप 3-4 आभा एड्रेस रख सकते हैं और उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से अपने हेल्थ रिकॉर्ड को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके सेव कर सकते हैं। क्या इन दोनों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है? बिल्कुल, हमारे आर्किटेक्चर में आभा आईडी और आभा एड्रेस बिल्कुल लिंक्ड है, और आभा आईडी से ही अलग अलग आभा एड्रेस बन पाएंगे, और उस आभा एड्रेस में अलग अलग तरह का रिकॉर्ड सिटीजन अपना बचा के सेव करके रख सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि हम इन डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के जरिए या डिजिटल सेवाओं के जरिए सरकारी अस्पतालों या डॉक्टरों के अलावा किसी प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आज के दिन में हमारी ये कोशिश है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़ी बड़ी चेन है, और इवन जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक हैं, जो एक छोटे क्लिनिक है जहां 1 या 2-3 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, हम सभी को डिजिटल हेल्थ के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं, और उनको हमने ऐसे उनके जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, आज वो जो MIS सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसको भी हम ABDM के हिसाब से मॉडिफाई उनकी मदद से करवा रहे हैं, ताकि और लोग ज्यादा से ज्यादा उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वो सारे जो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल हैं, छोटे क्लिनिक हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं, और वहां ये रिकॉर्ड की शेयरिंग और रिकॉर्ड की स्टोरिंग सब पॉसिबल हो रहा है। अब भी फोन लाइन पर बेंगलोर से हैं शोभा जी। शोभा जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, वो डिजिटल हेल्थ कार्ड का हमें कैसा उपयोग होगा और हमें कैसा उसमें अपलोड करना है हमारा हेल्थ इश्यूज के बारे में, एक सवाल था। और कितने साल का हेल्थ इश्यूज, मुझे कुछ 5 साल से कुछ बीमारी है या 2 साल से, ऐसा कुछ अपलोड करना है या करंटली चेकअप करा के अपलोड करना है? जी, तो शोभा जी, आपने पहला जो पूछा है कि जो ये आभा का आईडी बनेगा या ये जो कार्ड आप बता रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? इसका यही फायदा होगा, पहले तो हमारे लिए तो जरूरी है आभा आईडी बनने से आपके पास एक ऐसा आइडेंटिटी नंबर आ जाता है और एक अकाउंट आ जाता है, जिससे आप अलग अलग जगह पे मौजूद अपना हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं, अगर वो लिंक होता है तो। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, और यदि आप कार्ड की बात करें तो हम बहुत जगह पे कार्ड भी इशू कर रहे हैं, और ये कार्ड उनके लिए खास करके फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज तो आप अपने स्मार्टफोन में आभा आईडी भी रख सकते हैं और एक डिजिटल कार्ड बना के रख सकते हैं, अपना सेव करके रख सकते हैं। बट जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए फिजिकल आभा कार्ड भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उस पे QR कोड जो है उसके जरिए से भी आप डेटा ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो ये आभा कार्ड का यूज रहेगा। जहां पे आपने दूसरा सवाल प्रश्न पूछा है रिगार्डिंग कि पिछला रिकॉर्ड कैसे आएगा उस पे, और क्या ये पिछले समझ लीजिए 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड आएगा और क्या आगे जाने वाला रिकॉर्ड आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही समझ लीजिए एक बड़ा अस्पताल है, उसका रिकॉर्ड हमसे लिंक हो जाए, उसका जो रिकॉर्ड शेयरिंग हमसे पॉसिबल हो जाता है, और वो ABDM से वो अस्पताल का सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है, तो उस अस्पताल में मौजूद आपका लेगेसी रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड भी अगर आपके आभा आईडी से लिंक होगा तो सारे का सारा ही आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो अस्पताल में लास्ट टाइम जो पुराना रिकॉर्ड है किस तरह से सेव किया गया है, किस तरह से स्टोर किया गया है, उस पर डिपेंड करेगा। और ऑफ कोर्स आने वाले समय में सारे का सारा रिकॉर्ड ही लिंक होता जाएगा। राधेश्याम जी हैं फोन लाइन पर फरीदाबाद से। राधेश्याम जी नमस्कार, अब अपना सवाल पूछिए। नमस्कार।
नमस्कार जी। ब्लाइंड लोग कैसे रख पाएंगे इस आपकी सेवा को? जी, आप क्या कह रहे हैं? आप अपना सवाल एक बार फिर दोहराएं। जी, आप बता रहे हैं ऑनलाइन के सिस्टम को ब्लाइंड लोग कैसे इसको यूज अच्छा, ये पूछना चाहते हैं कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं वो इस सेवा का कैसे उपयोग कर सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो आभा का क्रिएशन है वो हमने असिस्टेड मोड जिसको हम बोलते हैं उसमें भी अलाउ किया हुआ है। तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, स्मार्टफोन के जरिए खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने किसी परिवारजन से या किसी मित्र से असिस्टेड मोड में भी करवा सकते हैं। और किसी सरकारी एजेंसी जैसे कोई कॉमन सर्विस सेंटर है या कोई और जो सरकारी अस्पताल में वो जा रहे हैं, वहां पे भी काउंटर बनाया गया है जो असिस्टेड मोड में आभा का क्रिएशन करवाएगा। डॉक्टर गर्ग, एक चीज और भी है कि आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा लेने पर कोई शुल्क भी लिया जाता है? बिल्कुल भी ऐसा कोई भी शुल्क नहीं है। ये बिल्कुल कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसके लिए सरकार 1 रुपया भी 1 पैसा भी ले, ना ही कोई ऐसा प्राइवेट अदारा है जो आपसे इसका कोई चार्ज कर सकता है। ये केवल एक नया तरीका है सर्विसेज लेने का। इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आज आपको जो प्रिंट आउट मिल रहा है, रादर उसमें से बचत ही हो रही है, वो कागज भी बच रहा है। ठीक है। ये डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से जुड़ने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? देखिए, ज्यादातर तो हमारा केवल एक ही अंडरलाइंग जो आइडेंटिफायर है वो है आधार। तो जितने भी लोग हैं जो आभा आईडी पे आएंगे, आभा आईडी क्रिएट करेंगे, उनको केवल अपना आधार का नंबर चाहिए और उनको आधार से लिंक्ड जो मोबाइल फोन है वो होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि सभी लोगों का कई बार आधार का मोबाइल नंबर अलग रहता है, जो उनके पास हो सकता है मौजूदा मोबाइल हो, वो चेंज हो जाता है। तो हमने और भी तरीके दिए हैं जहां पे असिस्टेड मोड में कई जगह फिंगरप्रिंट से बनाया जा रहा है। और इसके अलावा हमने एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिससे फेस के चेहरे की फोटो ऑथेंटिकेशन से भी वो अपने आप आधार वाली फोटो से मैच करके भी हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। ठीक है। तो आभा बनाने के लिए हमने 3-4 तरह के तरीके दिए हैं। मोबाइल का OTP हो गया है उसके अलावा आपका फेस का फोटो का फेस ऑथेंटिकेशन जिसको हम बोलते हैं उससे मैच हो जाएगा, अगर नहीं तो फिंगरप्रिंट का दे रहे हैं हम। तो इस तरह के सभी तरीकों से और प्लस आपकी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं उसके साथ भी वो मैच करके निकाल लेते हैं। डॉक्टर बसंत गर्ग, डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजकल कई स्टार्टअप काम करने लगे हैं। बच्चों की काउंसलिंग से लेकर जब बच्चे कभी कभी तनावग्रस्त हो जाते हैं परीक्षाओं को लेकर, प्री और पोस्ट सर्जरी तक की काउंसलिंग हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में हमारा ये जो मिशन है, डिजिटल मिशन, किस तरह काम करेगा? देखिए, आजकल बहुत से ऐसे स्टार्टअप हैं जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशंस के तौर पे इस फील्ड में आए हैं। वो डिजीलॉकर, हेल्थ डिजीलॉकर की सर्विसेज भी दे रहे हैं। वो टेली कंसल्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। यहां तक कि आप बहुत से केसेस में एम्बुलेंसेज, ब्लड बैंक्स और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, इसकी बुकिंग भी आप बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं जिसके थ्रू कर पा रहे हैं। और आपकी बात सही है, कंसल्टेशन जो है, साइकेट्रिक जो मदद है, काउंसलिंग है, हर प्रकार की आजकल सुविधा जो है वो डिजिटल माध्यम से दी जा रही है। इसमें डिजिटल हेल्थ मिशन का केवल यही रोल रहेगा। सुविधाएं तो दी जा रही थी, दी जाती रहेंगी। हमारा रोल ये है कि ये जो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, जो हेल्थ रिकॉर्ड बन रहा है, ये हेल्थ रिकॉर्ड पेशेंट को उपलब्ध हो और आने वाले समय में पेशेंट के अलावा, मरीज के अलावा, वो अपने किसी डॉक्टर को किसी से भी शेयर कर सके अपनी मर्जी से। हम उसको भी एनेबल कर रहे हैं। श्रोताओं, हम अपने बैंक अकाउंट का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ ही जमा राशि पर भी विशेष नजर होती है। ठीक उसी तरह स्वास्थ्य के अकाउंट के लिए भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। आशा है कि आप आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा नंबर पर विशेष ध्यान देंगे और अपने साथ अपने परिवार और समाज को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। अब कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए डॉक्टर बसंत गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपके सभी श्रोताओं का आपका AIR का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और विषय पर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक विमलेंदु पांडे को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।